हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आई पे। आज है सेट नंबर 21 और इससे पहले हम लोग 20 सेट कवर कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन याद हो रहे होंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। तो देखते हैं आज के हम लोग 21 सेट नंबर 21 को। सॉरी, आज क्या है कि आज प्रीवियस सेट का जो था वो क्वेश्चन नहीं डाल दिया ना, नहीं डाला गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो पहले तो हम ये कि भारत इंडिया का एक मैप के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत का नक्शा हो गया। समझ लीजिए कि भारत का नक्शा है। ये पुदुचेरी अभी कहाँ पड़ेगा, तो देखिए पुदुचेरी जो होता है संघ केंद्र शासित प्रदेश, ये कुल 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है। एक यमन हो गया, एक माहे हो गया, एक पुदुचेरी हो गया और एक कराईकल हो गया। इन 4 क्षेत्रों से मिलकर के पुदुचेरी बनती है। अब ये इस सब पे जो ये सब अलग-अलग स्टेट के पास है। जैसे कि अगर हम बात करें माहे की तो ये केरल के पास पड़ जाता है। ये केरल के पास है। पुदुचेरी एवं कराईकल ये तमिलनाडु के पास हो जाता है। तमिलनाडु के पास है। और यमन जो है वो आंध्र प्रदेश के पास पड़ जाता है। आंध्र प्रदेश। तो ये 4 क्षेत्रों से मिलकर जो है तमिल पुदुचेरी की सीमा लगती है। तो ऑप्शन में कौन नहीं है। ऑप्शन में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरल है, तो कर्नाटक से यह नहीं मिलती है। कर्नाटक से यह नहीं लगती है सीमा। अब इसमें समझने वाली ये चीज ये है कि संघ राज्य क्षेत्र कहते किसको है। आखिर ये अभी वर्तमान में भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है। तो संघ क्षेत्र उसे वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो एक छोटी सी एरिया को कवर करता है, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। या फिर दूसरी, या तो उस पे जो है न दूसरे देशों का खतरा ज्यादा रहता है, कि जैसे कि बात हम करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है ज्यादा खतरा इसलिए रहता है क्योंकि वहां से पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। और पीओ के क्षेत्र में अक्सर वहाँ पे सीज फायर होते रहता है पाकिस्तान के द्वारा, इसीलिए उसे पाकिस्तान इसीलिए उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। या फिर बात करें लक्षद्वीप की, या फिर बात करें अंडमान निकोबार की, तो ये सब जो क्षेत्र है ये सब ज्यादातर खतरा रहता है कि कहीं दूसरा देश इस पे कब्जा न कर लिया जाए। अगर कहीं इस पे या फिर अगर इस पे या फिर अगर इस पे राज्य की तरह इसको बना दिया जाए, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये सब अलग हो जाए। तो इसीलिए इस ऐसे क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है, ताकि उस पर पूरी तरह से केंद्र का अधिकार रहे। दूसरा है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है। तो माजुली के सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, जो कि असम पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, जो कि असम में स्थित है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसी में यह माजुली द्वीप बनती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। द्वीप कहने का मतलब ये हुआ कि जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी में है, यह पूरी तरह से नदी के अंदर एक द्वीप बसा हुआ है, यानी कि एक आइलैंड है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर जनसंख्या निवास करती है। और ये इस द्वीप के ऊपर 1.67 लाख जनसंख्या जो है निवास करती है। जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, इससे पहले भी हम लोग इस तरह के प्रश्नों को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग लाल क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति हम लोग देखे थे। तो पीली क्रांति का संबंध जो है यह तिलहन उत्पादन से यह रखता है।
तिलहन के उत्पादन से यह पीली क्रांति को कारण माना जाता है। इसके अलावा नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन के लिए है। नीली मछली। इसके अलावा श्वेत क्रांति पता ही होगा कि ये दूध के उत्पादन से है। लाल क्रांति ये टमाटर से संबंधित है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपको याद रखने होंगे। अभी देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आपको जो है ध्यान रखना, याद रखना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे समझने वाली बात नहीं रहती है। चौथा प्रश्न है, नुमालीगढ़ तेल प्रसंस्करण शाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? नुमालीगढ़ यह कहाँ स्थित है? तो भारत में जो है यह पहली तेल प्रसंस्करण शाला जो है यह डिगबोई में बनाया गया था, यानी कि यह असम में बनाया गया था। तो नुमालीगढ़ जो है यह असम में है। नुमालीगढ़ एवं गुवाहाटी रिफाइनरी भी यह असम में है। देखिए, असम में कुल मिलाकर 4 गो रिफाइनरी है। पहला तो हो गया डिगबोई हो गया। दूसरा हो गया नुमालीगढ़। तीसरा हो गया गुवाहाटी। और चौथा हो गया बोई गांव। बोइंग गांव। ये सब रिफाइनरी है जो कि असम में पड़ता है, जो असम में कुल मिलाकर 4 रिफाइनरी स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है। सबसे पहली जो बन दाम सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना बनाई थी वो 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो है, आजादी के बाद यह पहली बार यह बनाया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया गया था। दामोदर घाटी यह झारखंड से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और यह हुगली नदी की सहायक है। दामोदर नदी जो है यह हुगली की सहायक है। यह दोनों मिलकर के जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो सबसे पहले तो रेल कोच फैक्ट्री जो है यह पंजाब के कपूरथला में है। जब रेल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो यह कहाँ है? पंजाब के कपूरथला में है। वही पैगाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर यानी कि चेन्नई और तमिलनाडु में है। पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री यह पंजाब के कपूरथला में है। पंजाब कपूरथला। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वो जो होता है वो वज्रपात स्थल है? ऐसे कौन सी पर्वत स्थल है जिसका नाम वज्रपात स्थल रखा है, जिसका नाम का मतलब क्या होता है? वज्रपात स्थल। तो यह दार्जिलिंग में स्थित है। यह दार्जिलिंग पर्वत है। दार्जिलिंग की चाय भी पता है कि यह जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के यह बॉर्डर पे यह स्थित है। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में क्या होता है कि अधिक और वर्षा और तूफान के कारण इसे वज्रपात स्थल कहा जाता है। अब ये दार्जिलिंग जो है यह 2 वर्ड से मिलकर बना है।
दार्जिलिंग जो है यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दार्जिलिंग की जब दार्जी की बात करेंगे, तो दार्जिलिंग की बात करेंगे तो यह तिब्बती भाषा है। तिब्बती भाषा तिब्बती भाषा के दार्जी में जिसे वज्रपात कहते हैं, जिसे वज्रपात कहते हैं। तिब्बती भाषा में दार्जी को क्या कहते हैं? वज्रपात कहा जाता है। वही जो लिंग का अर्थ होता है स्थान। लिंग का अर्थ होता है स्थान। तो यही यही होता है। दार्जिलिंग में जो है यह अधिक वर्षा और तूफान के कारण इसे वज्रपात स्थल कहा जाता है। दार्जी यानी कि यह एक तिब्बती भाषा है, जिसका तिब्बती भाषा में दार्जी मतलब होता है वज्रपात, और लिंग जो कि एक स्थान जिसका मतलब होता है स्थान। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो पृथ्वी के कुल चार चार लेयर रहते हैं। पृथ्वी के कुल 4 लेयर बना होता है, और ये जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये इसमें जो है डेंसिटी इसकी कम होते जाती है। और वायुमंडल का लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी जो है वह कम होती जाती है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जो होता है वह पाई जाती है। मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है तो वह वायुमंडल के कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। आइसोनेफ शब्द घोतक है। यह इसका मतलब क्या होता है? आइसोनेफ शब्द घोतक, इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, जैसे जैसे हम जैसे कि समान मेघछादन यानी कि बादल, समान मेघछादन को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोनेफ कहते हैं। अब मेघाच्छादन यानी कि बादल से यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है, तो समान मेघछादन वाली रेखा को जो है हम आइसोनेफ कहते हैं। इसके अलावा जब समान लवणता की बात करते हैं, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलेन कहते हैं। आइसोहेलेन कहते हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोहेलेन कहेंगे। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। ये सब प्रश्न जो है दोस्तों आपको याद रखना होगा। याद रख ले, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। समान वर्षा वाली रेखा को समान वर्षा वाली मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? आइसो हाइट कहेंगे। अब तीनों जो है ना एक ही तरह का लग रहा है, आइसो हाइट। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा आपको सम डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जब समान बादल मिलने वाली रेखा जो होगा, जब समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसे क्या कहेंगे? आइसोनेफ। लास्ट में नेफ लगा हुआ है, बाकी तो आइसो तो सब में है। समान लवणता यानी कि हेलेन, आइसो हेलेन। समान वर्षा यानी कि हाइट, आइसो हाइट। समान दाब यानी आइसो बो बार। तो इस तरह से आप जो है ना याद रखिएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, और ट्रिक का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना पढ़े थे कि मौलिक कर्तव्य कुल जो है ना हमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिया गया है। वर्तमान में जब मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, और फिर बाद में एक और जोड़ा गया है। इस प्रकार से हमें कुल 11 तरह के मौलिक कर्तव्य मिलता है। देखते हैं ऑप्शन में। तो पहला है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो ये दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो देखिए, देश की एकता और अखंडता को हमें ये बचाए रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा धर्म है। तो इस तरह से ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, क्योंकि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे हमें जो है सुरक्षित रखनी पड़ती है। ये हमारा जो है कर्तव्य बनता है। तीसरा है संविधान का पालन करना।
संविधान का पालन जो है ना हमें करना चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह कौन से अनुच्छेद में है? यह कुल मिलाकर 51 के क में आपको जो है मौलिक कर्तव्य को दिया गया है, और ये भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में, भाग 4 के क में मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 51 के क में है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था? तो सबसे पहले यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी जो है यह पूरी तरह से कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उसी वक्त कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया, जिसके माध्यम से कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो लगता है ये शायद ये इस प्रश्न का पिछले बार भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये अनुच्छेद 61वां, संविधान का संशोधन 61वां 1989 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है 21 मतदान की उम्र जो है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किसी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में तो है और उसे मतदान देने का अधिकार भी है, यह संविधान के किस अनुच्छेद से उसे प्राप्त किया गया है? तो अभी हम लोग पढ़े कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या हुआ था कि 18 वर्ष से जो है वो मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अब तो ये तो बात हो गई कि आपको जो है मतदाता सूची में आपका नाम आ गया। अब नाम आ गया तो आप जो है मत देने का आपको अधिकार प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यह किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में यह है कि यह कहा गया है कि व्यक्ति जो है जिसका मतदाता सूची में नाम है वो वोट दे सकता है? तो ये अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326 के द्वारा एक व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वो क्या कर सकता है, वो मतदान दे सकता है, उसे मतदान देने का अधिकार है। भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन से सामान्य कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके, जैसे कि पता है कि राष्ट्रपति शासन जो है ना 3 तरह के लगता है, और ये राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति जो है वह क्या करता है किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगर उस राज्य की स्थिति अगर ठीक नहीं है या फिर वहाँ पे राज्य सरकार में की यहाँ पे नहीं चल रही है, वोट नहीं चल रही है, तो उस तरह से तब जाकर के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन कितनी अवधि तक लगा सकता है? वो शुरुआत में यह 6 महीने तक लगाता है। 6 महीने तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है यह राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए यह बढ़ाते 6 महीने करके बढ़ाते इसे अधिकतम यह 3 वर्ष तक क्या करेगा, 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। सबसे पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी जैसे कि परिस्थिति को देखते हुए जो है कई बार
3 वर्ष से अधिक वर्ष भी लगाया गया था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि राष्ट्रपति जो है 3 वर्ष से अधिक जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता है। जब परिस्थिति मुश्किल रहती है तब जाकर ऐसे कंडीशन में और बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लगाया गया था। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो विधान परिषद में सदस्यों को जो है जिस तरह से पता है कि यह राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, तो मनोनयन यह किसे किया जाता है? तो जो वैसे लोग होता है जो कुछ जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज होता है, जैसे कि या फिर वो संगीत में अच्छे हो या फिर वो साइंटिस्ट दिमाग वाले रखते हो, तो इस तरह के लोगों को जो है ना विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कुल सदस्यों का 1/6 होता है। यानी कि विधान परिषद में विधानसभा में जितना सदस्य होता है उसके सदस्यों का 1/6 यह मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह मिलान करना है। फैदोमीटर, फ्लैक्समीटर, गैल्वेनोमीटर और गायरोस्कोप। तो फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? यह मिलाना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो फैदोमीटर से यह समुद्र की गहराई को मापा जाता है। समुद्र की गहराई से समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फिर समुद्र में कितनी गहराई है, इससे इसके लिए हम लोग के फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। फ्लैक्समीटर यह फ्लैक्समीटर यह चुंबकीय प्रवाह मापने वाला एक यंत्र है। फ्लैक्समीटर जो है यह चुंबकीय प्रवाह मापने वाला एक यंत्र है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है यह विभवांतर को मापता है। और गायरोस्कोप यह एक घूर्णन गति को पृथ्वी की घूर्णन गति को मापने वाला एक यंत्र है। तो इस तरह से यह कौन सा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए का 4, बी का 1, ए का 4 और बी का 1, सी के 3 और डी के 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो होता है वह कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। दो तरह से बल लगता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है और एक अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल जो कि केंद्र में सेंटर में लगता है, यानी कि यह अंदर की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो कि बाहर की ओर लगता है। तो वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत पर कार्य करता है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वह बल उस पे बाहर की ओर लगता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव यह कौन सी किसके कारण होता है? तो यह अणुओं के बीच जो है यह ससंजक बल समान होने के कारण, जब ससंजक बल समान होता है, जिसकी वजह से यह अणु जो है एक दूसरे में मिलते हैं और यह पृष्ठ तनाव को उत्पन्न करता है, यानी कि सरफेस टेंशन को उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज यह किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था 1774 में। 1774 में जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया। इसके अलावा पृथ्वी वायुमंडल में यह दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है यह 21% वायुमंडल में पाया जाता है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है 1911 में किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक की खोज 1911 में किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। इसके अलावा गोल्डस्टीन जो था जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन जो कि प्रोटॉन की खोज की थी, और न्यूट्रॉन जिन्होंने चैडविक के द्वारा खोज किया गया था न्यूट्रॉन की। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आपको पता भी होगा
कई बार आप पढ़े पढ़े भी होंगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा धातु जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है? तो यह पोटेशियम क्या करता है। सबसे ज्यादा की बात करें तो पोटेशियम करता है, और सबसे कम की बात करें तो सोना यानी कि एयू करता है। एयू जो है वह सबसे कम करता है। यह पोटेशियम सबसे ज्यादा यह अभिक्रियाशील धातु है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। कमल जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वह नेलुम न्यूसीफेरा है। नेलुम न्यूसीफेरा जो कि एक कमल का वैज्ञानिक नाम है। कमल जो कि एक राष्ट्रीय फूल है। ये इसके अलावा ये धान का वैज्ञानिक नाम हो गया। ये गेहूं का हो गया। सॉरी, ये जो है ये धान का नहीं है, यह मटर का है। यह मटर का हो गया और ये धान का। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है यह एक सेल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो एक सेल का भाग होता है जो कि केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ ऐसे भी कुछ मात्रा में हरित लवक में भी पाया जाता है। तो इस तरह से यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि डीएनए जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक तीनों में पाया जाता है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में यह कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा अधिकतर ये जो है यह केंद्रक में पाया जाता है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल यानी कि यह दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी में अत्यधिक प्रदूषित, क्योंकि यह प्रदूषित नहर है, जिसमें जीव जंतु कम होने के कारण इसमें जैविक मरुस्थल इसे कहा जाता है। दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित होता है, जिसके कारण इसमें जीव जंतु कम होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह हुगली की सहायक नदी है, इसे पहले भी हम बता चुके हैं। लूनी नदी जो कि यह गुजरात में जाती, लगन पक्ष में यह विलुप्त हो जाती है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यह 1990 में शुरुआत की गई थी इसकी। सबसे पहले 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। सबसे पहले 1990 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न को देख चुके हैं। मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज का प्रश्न ज्यादातर याद करने वाली चीज है, क्योंकि ज्यादातर ये साइंस से रिलेटेड है। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनती है? इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर है? और सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आई होप ये पिछले सेट में दिया गया था। आई होप यदि पिछला सेट आप देखे होंगे तो जरूर आपको प्रश्न याद होगा। नहीं देखे तो कमेंट में वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके आपके जितने भी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में है तो आप उसमें शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि और भी लोग जुड़े और उनको भी इससे फायदा हो। इसके अलावा आपको आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट में बताइए, और जो भी आपको तैयारी से प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है ना बता सकते हैं, ताकि उसका भी कुछ उपाय किया जाए। इस बार जो है ना दोस्तों, हमें जो है रिजल्ट लेना है, तो आप जो है ना अच्छे से पढ़िए।
चलिए, इसके अलावा बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।